एंथैल्पी ऑफ H gaseous एंड O gaseous गिवन है 220 और 250, तो हमें H2 वाला दिया हुआ है और O2 से H गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो H2 बनाने के लिए 2 H का रिक्वायरमेंट होगा, एक O का रिक्वायरमेंट होगा। हम एक रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद आ जाएगा। क्लियर है? फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला फंडा यूज करना है। और किन्हीं बच्चों का कोई कंफ्यूजन है? एक बार कंफर्म करोगे आप लोग बच्चे? और किन्हीं का कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। और आज के क्लास में हम आयनिक इक्विलिब्रियम का जो भी शॉर्टकट है ना, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आयनिक में मेनली जो है का कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। कब? कल तो आप लोग का कल टेस्ट है आप लोगों का ना। कल शायद बस 1 घंटे मैथ्स का क्लास रहेगा, तो बाकी आपका शायद टेस्ट है। प्लान जो आया है अभी तो रूटीन में यही दिख रहा है 4 to 7 आपका FTS 07 है शायद। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट होगा वो जो बोल रहे थे। अच्छा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? सर वो ऑफलाइन है, सिर्फ ऑफलाइन। ओके, तो वही टेस्ट के चक्कर में शायद क्लास नहीं लगा है ना। रूटीन में तो ये दिखा रहा है। अच्छा सर, तो आपका अगर क्लास, हाँ बच्चे आएंगे तो हो जाएगा शायद। आओगे कुछ बच्चे आओगे तो हो सकता है टेस्ट, नहीं आओगे तो फिर नहीं होगा। हाँ मेन अभी वही है ना, थोड़ा सा इधर उधर अभी तो मुझे उसमें तो लिखा हुआ था ऑनलाइन ना, मैसेज क्या मिला? नहीं सर, ये वाला एक्सक्लूसिवली ऑफलाइन है, ये वाला। नहीं 14 को लिखा है टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। आज मैसेज है ना आपके ग्रुप पे? हाँ 14 ऑनलाइन ही लिखा है भाई आयुष्मान। अच्छा पता नहीं लिखा हुआ है ऑनलाइन है आपके ग्रुप पे, मैसेज देखिए तो जो ग्रुप है। चलिए तो मैं ऑनलाइन है, अभी नहीं बुलाएगा ऑफलाइन, ऐसे नहीं करेगा क्या होती। अरिजीत रिवीजन हो गया भाई 100%? सर 100% रिवीजन होता है? मान के चलो नहीं मानना है। नहीं माने 90%? 85%। मॉलिक्यूल का जो नोट है ना आपके पास, बस वो नोट को एक बार अच्छे से कर लेना और रिवीजन बस पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना भाई, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी बाहर नहीं दिखेगा। थोड़ा सा बस करना है। मैं अभी आज थोड़े से 2-3 टॉपिक जो है ना उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करके जाना। पीओसी वाला जो भेजा था मैंने, पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा हुआ नोट है ना, उस पीओसी नोट में जितने भी रिएक्शन है ना, उन रिएक्शन को थोड़ा सा आधे घंटे लगेंगे आपको रिवाइज करने में। मस्ट है रिवीजन। हाँ एस्टिमेशन में 2 ही पे पढ़ना ज्यादातर है ना, वो तो बहुत बिल्कुल आसान रहता है। जेल्डाल और डुमाज को पढ़ के जाना, उससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा फिक्स है। सर उसका पीआईक्यू वो सब क्या सेम ही है, जस्ट वैल्यू चेंज कर दी है सर। वो जो क्वेश्चन सेम आता है, बस डेटा चेंज करता है वो, बस डेटा चेंज करेगा। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी मेन रिएक्शन है ना, उसमें मैंने पूरे रिएक्शन एक ही जगह लिखा दिया था पीओसी में, है ना। वो 10 पेज का पीडीएफ है, जस्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, ठीक है। और 5-6 टॉपिक मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। अरिजीत कोई ऐसा टॉपिक जहां पे डर लग रहा हो? अरिजीत अभी तो नहीं है ना ऐसा कुछ भी? ऑर्गेनिक पूरा जीओसी से पढ़ना स्टार्ट कर, ऐसे मत कर यार। ना जीओसी हाइड्रोकार्बन अल्कोहल इथर फिनोल तक ठीक है, तो उसके बाद पूरा, उसके बाद बचा ही क्या? सिर्फ बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 रिएक्शन बस तेरे को पढ़ के जाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, बस और कुछ मत पढ़ना। हाँ वही हीटिंग इफेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन बता रहा हूँ, है ना। उसमें पैटर्न बस जो भी क्वेश्चन क्लास में करवाया हूँ उसी में से कुछ ना कुछ आएगा। और फिर एमाइन जो है ना भाई, एमाइन के बहुत सारे रिएक्शन अपन ने पहले किए हुए हैं, बस डायजोटाइजेशन रिएक्शन कर लेना एक बार। एनिलीन का डायजोटाइजेशन आता है?
बस वही करना है और कुछ नहीं करना। हाँ और सर, हाँ, और उसमें आपको क्या करना है, फिर बचा क्या हमारे पास, अमाइनो एसिड तो आपको रट्टा मारना भाई, है ना, उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता। और वो पक्के से याद करके जाना अगर एक क्वेश्चन सही करना है आपको तो। अमाइनो एसिड जो भी थे, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, वो आपको याद रखने हैं विद स्ट्रक्चर, है ना, किसका नाम क्या है। ठीक है, 2 दिन लगेगा, लिख के याद करोगे, 5 बार लिखोगे या खुद से कुछ ना कुछ ट्रिक बना लेना, है ना। अब स्ट्रक्चर का तो ट्रिक आपको ही हो पाएगा ना, मैं अपने अकॉर्डिंग तो ट्रिक बनाऊंगा अगर बनाऊंगा भी तो सबका अपना अलग अलग रहेगा, वो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। बाकी कुछ कोई नहीं, थोड़ा सा इसलिए मैं बोला वो लास्ट मोमेंट का है वो सब रिवीजन वाला पार्ट, है ना, तो थोड़ा सा करके जाइएगा बस। और बिंदास होके आराम से पेपर देना है, टेंशन फ्री होके, अच्छा जाएगा पेपर, है ना, टेंशन मत लेना कहीं पे भी। ठीक है, सब हो जाएंगे। चलिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम शॉर्टकट में निपटाते हैं इसको। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली हमें पीएच कैलकुलेशन करना है। अब इस चैप्टर में जो सबसे मेन पार्ट है ना, जहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना है, वो 2 ही है ना। पहला बफर और दूसरा सॉल्युबिलिटी, है ना। तो केएसपी एंड एस, जिससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे ना, तो कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जहां पे इन दोनों से क्वेश्चन ना पूछा गया। हम इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। एक बच्चा क्या, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, और दूसरा बचा पीएच का कैलकुलेशन। तो आयनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए डिफाइन करते हैं, इन सब पे हम फिर से बात नहीं करने वाले, नॉर्मल बेसिक वाले पॉइंट पे, है ना। कि आयन के बीच में जो इक्विलिब्रियम रहेगा उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने पढ़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होते हैं, है ना, जितने भी ये 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कुछ 7 स्ट्रॉन्ग बेस है, और जितने भी सॉल्ट हैं ये सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनको छोड़ के जो बच गया वो वीक एसिड, वीक बेस वाले जो होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके चलना है। तो इक्विलिब्रियम कब एप्लीकेबल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। कहीं कहीं किसी ना किसी एक चैप्टर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, कि के का वैल्यू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा के वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं अगर के बाई सी का वैल्यू लेस देन 10⁻³ रहे, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन ने डिस्कस किया था। तो अल्फा इज रूट ओवर के बाई सी या इज इक्वल टू रूट ओवर के इनटू वी, है ना। तो ये लॉजिक लगाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई सी, मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम होता है। पहला ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमें रिलेट करना है, ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, हम एक पॉइंट ये बोलते हैं कि अल्फा अगर 10% से ग्रेटर रहा ना तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं सी के रिस्पेक्ट में, अगर 10% से कम रहे तो नेग्लेक्ट कर देंगे। सबसे बेटर है के बाई सी का वैल्यू देखना। अगर के बाई सी इज लेस देन इक्वल टू 10⁻³ जो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन था, अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर नहीं रहा तो उस केस में नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। अल्फा किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला कंडीशन है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, अल्फा का वैल्यू बढ़ जाएगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग का ज्यादा होता है, वीक का कम होता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी इंक्रीजेस। अब ये वाला पॉइंट एक बार पूछ लेता है, हमने अभी जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी किया था ना, वहां पे भी हम इसके अकॉर्डिंग टू एक कर्व देखे थे सॉल्यूशन में भी, है ना, कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन की बात करें तो डाइल्यूशन करोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा का वैल्यू नियर बाय 1 हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अल्फा का वैल्यू डिक्रीज होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस चैप्टर इज ये कॉमन आयन इफेक्ट का फंडा हमें याद रखना है कि वीक में जब भी आप स्ट्रॉन्ग ऐड करोगे, समझिएगा, वीक में जब भी हम स्ट्रॉन्ग ऐड करते हैं तो वीक ये है भाई, वीक को मैं ओसवाल्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू डिसोसिएट कर रहा हूँ, सी माइनस सी अल्फा, ये बनेगा सी अल्फा और ये बनेगा सी अल्फा। स्ट्रॉन्ग लाइट का है सी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है सी डैश। तो हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया है, दैट मींस इक्विलिब्रियम विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो वीक में जब भी स्ट्रॉन्ग आप ऐड करोगे ना, ऑलवेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। अरिजीत ये भाई क्लियर है ना बच्चे? अरिजीत सर चलिए,
अब कंसेप्ट ऑफ पीएच की बात करें तो पीएच का मार्केट में एक ही फॉर्मूला है ना, वो क्या है भाई, पीएच इक्वल्स टू माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। यहाँ से H प्लस का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस पीएच हो जाएगा। अगर बेस रहे तो पीएच निकालोगे, इसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन है ना। कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करेगा ये लिख के कि रूम टेम्परेचर पे पीएच और पीएच का वैल्यू 14 होता है। KW जिसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, ये H प्लस इंटू OH माइनस के इक्वल होता है। अब टेम्परेचर अगर कहीं पे भी बढ़ाओगे ना तो KW डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो एक बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर का पीएच ना न्यूट्रल कंडीशन में ऑलवेज पीएच 7 होता है एट एनी टेम्परेचर, तो क्या बोलोगे ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे KW का वैल्यू इंक्रीज करता है, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होता जाएगा। ठीक है। देन फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, हमें अगर कहीं पे एसिड के लिए निकालना है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो K का वैल्यू ये हो जाएगा है ना, ये कुछ नया चीज नहीं बता रहा। बेस के लिए निकालोगे तो Kb डिफाइन करते हैं, तो Kb आ जाएगा B माइनस इंटू H बाई BOH। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस का जो है ना फंडा, ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस KW का वैल्यू K इंटू KB होगा, है ना, मतलब PK प्लस PKB का वैल्यू जो होता है वो PKW के इक्वल हो जाता है। हमें जस्ट ये लॉजिक याद रखना है। इसके बाद हमें कहीं पे भी, मैं थोड़ा सा ना जो इजी वाले टॉपिक है ना उस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है रिजीत, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चे, एक बार कंफर्म करो। तो नहीं है, नहीं। अब हमें अगर पीएच निकालना रहे ना, तो पीएच निकालने के लिए हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन दिखेंगे। पहला एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन, तीसरा बफर सॉल्यूशन। पहले हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसमें ओनली एसिड या बेस रहेगा और फिर मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस आएंगे। तो अगर स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड रहे ना, स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड या बेस अगर दिखता है तो इस केस में अगर कंसंट्रेशन का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर रहे, तो उस कंडीशन में पीएच जो होता है माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी के इक्वल होगा। आपको बस इस लॉजिक पे फोकस करना कि कंसंट्रेशन मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6, है ना। इस कंडीशन में वाटर के कंसंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर मोनोप्रोटिक एसिड रहा तो H प्लस का वैल्यू कंसंट्रेशन मोलरिटी लेके चलेंगे, अगर पॉलीबेसिक एसिड रहा तो नॉर्मलिटी लेके चलते हैं। बट अगर किसी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन का वैल्यू लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाए तो H प्लस के रीजन से जो भी वाटर के रीजन से जो भी वैल्यू आ रहा था ना, हम उस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है। जैसे एक बच्चों वाला क्वेश्चन 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर, डायरेक्ट 5 लिख दोगे। 10 टू द पावर माइनस 8 नॉर्मल, तो ये 10 टू द पावर माइनस 6 से लेस है, तो वाटर के कंट्रीब्यूशन को भी काउंट करेंगे और इसके हेल्प से हमें क्या निकालना है, पीएच। अब इसमें H प्लस कैसे निकालोगे कैलकुलेशन के लिए, तो हाइयर पावर जो भी निगेटिव पावर में मोर है ना उसको बाहर निकाल देना। 1 प्लस 10 हो जाएगा, या 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। लॉग 11 का वैल्यू क्वेश्चन में हिंट गिवन में रहेगा 1.04, है ना। तो 8 माइनस का 1.04 दैट इज 6.96, नियर बाय समर के करीब आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर हमें कहीं वेट वाले टाइप से क्वेश्चन पूछा गया कि 2 ग्राम ऑफ NaOH, तो हमें क्या करना है ना, मोलरिटी निकालना है हर जगह। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे, है ना। क्या दिया हुआ है, बेस, है ना। तो बेस के केस में पीएच निकालेंगे, 14 से माइनस कर दीजिएगा, पीएच आ जाएगा। अजीत भाई यहाँ कोई कंफ्यूजन है आपका? तो नहीं है। नहीं। अब टाइप 2 जो है ना, मेन क्वेश्चन यहीं से आने के चांसेस रहेंगे आपके, वीक मोनोप्रोटिक एसिड एंड वीक मोनोप्रोटिक बेस, है ना। तो यहाँ पे भी लॉजिक वही है कि इफ कंसंट्रेशन इज ग्रेटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 ना, इफ कंसंट्रेशन इज ग्रेटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6, देन हम वाटर के कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे। और इस केस में जो फॉर्मूला बनता है ना, सिंपल Ka/C का, वो वैल्यू हर जगह एप्लीकेबल है कि इफ Ka/C इज लेस देन इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, रूट ओवर K इंटू सी। OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रूट ओवर Kb इंटू सी। सपोज हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग Ka वैल्यू इज 10 टू द पावर माइनस 5, है ना।
हमें क्या दिखा, वीक एसिड है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, के इंटू सी लगाएंगे, है ना। के इंटू सी का मतलब ये डेटा गिवन रहेगा क्वेश्चन में, 10⁻³ आया। इसके बाद पीएच का मार्केट में एक ही फॉर्मूला है, माइनस का लॉ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना। डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, पीएच का वैल्यू 3 आ गया। कोई कंफ्यूजन बच्चे यहाँ पे? तो नहीं है। देखिए, अब देखना, अगर मान लो कि कहीं पे के का वैल्यू दे दिया जो कंसंट्रेशन था, अब हम अल्फा को तभी नेग्लेक्ट करते थे जब के बाई सी का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10⁻³ आ जाए, है ना। तो हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ना पहले ये डेटा कंपेयर करना है कि भाई अल्फा नेग्लिजिबल है या ना है। अब जेई मेंस में जो 95 मोर देन 95% इवन 98% में बोल सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट करना है। 2% क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाना रहा या कैलकुलेशन थोड़ा करवाना रहा आपसे, तब आपसे ये पूछता है कि जहां पे आप अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। तो फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको ये ट्राई करना है कि बाई सी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10⁻³ है या नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखो कि ए बाई सी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे 1 हो गया, अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य, क्या लगाएंगे भाई, श्रीधराचार्य वाला रूल लगाएंगे हम। क्वाड्रेटिक का फंडा यूज करते हुए अल्फा निकालेंगे और उस अल्फा के हेल्प से इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट HCOH को कैसे लिखोगे आप, इट विल बी H प्लस एंड HCO माइनस। अब पीएच निकालने के लिए हमें इसका कंसंट्रेशन चाहिए, तो सी क्वेश्चन में गिवन रहेगा एसिड का कंसंट्रेशन, अल्फा हम यहाँ से निकालेंगे, अल्फा का वैल्यू पुट करोगे, फिर हमें कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। अरिजीत यहाँ कुछ कंफ्यूजन है बच्चे? अरिजीत, अगर के बाई सी का वैल्यू ना ग्रेटर देन 100 रहा तो वीक एसिड को भी आप स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट करोगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। मैं इसको थोड़ा सा गायब करता हूँ, है ना। आप लोग थोड़ा सा एक बार रीड करिएगा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। ट्राई करिए, अरिजीत एक बार ट्राई कर भाई। आंसर हेलो बच्चे, मेरा वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म करिए। आंसर क्लियर है। ओके ओके, ट्राई करिए एक बार। तो C2 का वैल्यू हाफ इंटू 10⁻⁻1 आ रहा है। हाफ इंटू 10⁻⁻1 C2 का वैल्यू। C2 का वैल्यू, ओके देखते हैं। फाइनल आंसर V2 900 ml, V2 900 ml। ओके,
900 आ रहा है। क्लियर है भाई? 900। अब देखिए इसमें क्या करना था हमें, C2 का वैल्यू 0.2/4। कैसे किए हैं अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो हमने अभी देखा कि अल्फा जो होता है ना वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें ऐसा वॉल्यूम ऐड कर वाटर ऐड करना है कि कंसंट्रेशन जो है ना वो डबल हो जा रहा है। सॉरी, अल्फा का वैल्यू डबल करना है अपने को। तो अल्फा 2/अल्फा 1 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने एक रेशियो का यूज कर लिया। एक कंसंट्रेशन का वैल्यू गिवन था, दूसरा कंसंट्रेशन हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। बट अगर हम वाटर कहीं पे ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन का वैल्यू ये ना नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है अपना, है ना। तो हमने बस वही फंडा यूज किया कि इनिशियली M1 और V1 पता था, हम क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करें, कंसंट्रेशन ये हो गया है। तो इनिशियल V1 हमें पता था, V2 का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो V2 का वैल्यू क्या आ रहा होगा? 900। कोई कंफ्यूजन बच्चे? कोई कंफ्यूजन? सेकेंड टाइप जो है ना वो है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। एक ही टाइप पे फोकस करना है जब एक एसिड रहे और एक बेस रहे, इसको रिएक्टिंग सॉल्यूशन बोलते हैं अपन, है ना, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। तो जब एक एसिड रहे और दूसरा बेस रहे तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? निगेटिव। हम एक के कंसंट्रेशन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, दूसरे को निगेटिव कंसीडर करते हैं, है ना। और यहाँ पे जब हम इस फंडे का यूज करेंगे, अगर मोनोप्रोटिक एसिड है तो मोलरिटी इक्वेशन लगाएंगे, अगर पॉलीप्रोटिक है तो नॉर्मेलिटी का फंडा यूज करेंगे। अगर n का वैल्यू पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा था, तभी n का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अगर n का वैल्यू निगेटिव आया, दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड इसके रिस्पेक्ट में हाइयर है। तो n का वैल्यू पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो हमें इस n का वैल्यू यूज करते हुए pH कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर n का वैल्यू निगेटिव आया तो निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिक। हमें ओनली मैग्नीट्यूड का यूज करते हुए पीओएच कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर जीरो आ जाए तो जीरो में हम क्या बोलेंगे? पीएच इक्वल्स टू पीओएच 7 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चे? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अरिजीत ये क्लियर है भाई? एक बार कंफर्म कर। सर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन में ज्यादा नहीं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ पे, है ना। देन जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है ना हम वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे। आंसर आगे बच्चे, आंसर देखो पिछला पेज दिखा दिखा दीजिए। रहा हूँ भाई, ये रहा पिछला पेज। सर मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक का मतलब बता दीजिएगा भाई एक बार। जो एक H प्लस रहता है उसको मोनो बोलते हैं, जहां पे मोर देन 1 H प्लस रहेगा उसको पॉली बोलेंगे। क्लियर? ठीक है।
आ गया ना? अरिजीत भाई बताना आंसर। तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, बहुत सही। कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो। अब देखिएगा यहाँ पे एक क्या दिया है एसिड, दूसरा क्या है भाई बेस। तो एसिड और बेस क्या होता है, रिएक्टिंग मिक्सचर ना। क्या लिखेंगे भाई, M1V1 है ना, माइनस का M2V2 इज इक्वल्स टू M टाइम ऑफ V1 प्लस V2, है ना। ये लगाए थे अरिजीत फॉर्मूला? अरिजीत आ गया। आ गया ना? अरिजीत ये बोल नहीं रहे। हाँ सर आ गया, आंसर आ गया। ओके, पहली बार में सिली मिस्टेक कर रहे थे क्या? अब ये हाँ सर। निगेटिव साइन क्या बताएगा, फाइनल नेचर बेसिक है इसलिए बेसिक बेसिक आ रहा है। अब देखिएगा, अगर पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और वीक बेस पूछ लेना, तो अभी हमने देखा था वीक एसिड के केस में K/C होता था। अब मिक्सचर है तो दो के वैल्यू गिवन रहेगा, एक K1 और एक K2। हमें क्या करना, उसी रूट में दोनों को ऐड कर देना, K1C1 प्लस K2C2। अगर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड है, एक का कंसंट्रेशन C1 दूसरे का कंसंट्रेशन C2, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, एक वीक एसिड रहता था तो रूट ओवर K/C होता था। अब दोनों वीक एसिड है तो एक के लिए K1C1 दूसरे के लिए K2C2 लगा देंगे, खत्म हो गया। कोई कंफ्यूजन बच्चे? अरिजीत ये याद रहेगा थोड़ा सा भाई रिलेशन। एक हाँ सर याद रहेगा। एक के लिए K/C था, दो के लिए K1C1 प्लस रूट ओवर K2C2 कर देंगे। अगर अल्फा ऑफ वन एसिड इज वेरी मच ग्रेटर देन सेकंड रहे ना, देन सेकंड एसिड के कंट्रीब्यूशन को हम फर्स्ट एसिड के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा आपसे कि एक स्ट्रांग एसिड रहेगा और दूसरा वीक एसिड रहेगा। तो जब भी एक स्ट्रांग और वीक रहे ना, हम क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट का फंडा यूज होता है। H एक स्ट्रांग एसिड था तो स्ट्रांग एसिड का डिसोसिएशन 100% होता है। तो T इक्वल्स टू एंड पे हम क्या बोलेंगे, इसका कंसंट्रेशन C था, ये बना भी C होगा। H भी एक वीक एसिड है। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, तो जिस भी कंपोनेंट का डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर गिवन रहे ना, वो वीक होता है। जिस भी कंपोनेंट का डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन रहेगा, हम क्या बोलेंगे, वो वीक कंपोनेंट है। तो वीक कंपोनेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, है ना। क्या लिखेंगे, C1 माइनस का C1 अल्फा, ये बना होगा C1 अल्फा, ये बना होगा C1 अल्फा। बट दोनों एक ही कंटेनर में रखा हुआ था, तो H प्लस का टोटल कंसंट्रेशन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, C प्लस C1 अल्फा होगा। बट C इज मच ग्रेटर देन C1 अल्फा, क्योंकि ये वीक है ये स्ट्रांग है, इसका 100% डिसोसिएशन होगा, इसका 10% हुआ होगा। तो C प्लस C1 अल्फा को हम क्या बोलेंगे, C की तरह कंसीडर कर लेंगे। और अगर हमें इसके लिए K का वैल्यू लिखना है, K का वैल्यू क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज H प्लस का कंसंट्रेशन C ही लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। B माइनस के लिए C1 अल्फा लिखेंगे, नीचे क्या आया, C1 माइनस का C1 अल्फा, दैट मींस C1 कॉमन लोगे, 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो K का वैल्यू जो होता है ना, वो C टाइम ऑफ अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अरिजीत भाई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आपका? सर नहीं है। नहीं। तो हमें जब भी एक स्ट्रांग में वीक में स्ट्रांग अगर ऐड करेंगे ना, तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमेशा हमें कहाँ से लेना है, स्ट्रांग वाले का ही लेना है। तो मैंने नोट में 3 पॉइंट लिखा है कि इन केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि H प्लस का कंसंट्रेशन हमेशा हमें स्ट्रांग एसिड से लेना है और वीक एसिड का कंट्रीब्यूशन हमें नेग्लिजिबल पकड़ के चलना है। दूसरा कंडीशन कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो Hb का कंसंट्रेशन रहेगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही नेग्लिजिबल हुआ था। बट अगर आपसे ना वीक एसिड के एनाइन का अगर कंसंट्रेशन पूछने के लिए बोल दे, तो वो तो विदाउट हम जब तक डिसोसिएशन नहीं कराएंगे अप टू सम एक्सटेंट, तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है। उस केस में हम ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। ये लॉजिक क्लियर है बच्चे, एक बार कंफर्म करिए, ये लॉजिक क्लियर है? कर दीजिए। अब लास्ट वाला, हाँ सर।
लास्ट वाला अगर मान ली कि HB का पूछ ले तो हमने क्या मान के चलने, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है, बट पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो जब तक हम ये डिसोसिएशन इक्वेशन नहीं लिखेंगे तब तक ये C1 अल्फा तो निकल नहीं पाएगा, है ना। तो ये हमें पता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। C1 ये भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये तो नेग्लेक्ट हो जाता है भाई, है ना। तो हमें ये C1 अल्फा या B माइनस का कंसंट्रेशन, ये नॉन है, ये नॉन है, ये नॉन है, तो ये लिख के हमें निकालना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर है बच्चे? हाँ सर। अब ये कैसे समझ में आएगा, जब तक आप एक बार क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसका एक आंसर देख ले, बता दीजिए क्या होगा। मैं इसको गाइड करता हूँ, दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो डिसोसिएशन लगा के या फिर फॉर्मूला लगा के, है ना। मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला लगा के ही करना, है ना। डिसोसिएशन नॉर्मल कंसेप्ट से भी कर सकते हो, नॉर्मल कंसेप्ट ही अप्लाई करिए ताकि आपको याद रहे। 2 मिनट का टाइम है, एक बार ट्राई करिए। आ गया सर। आ गया ना? अरिजीत आंसर आ गया बच्चे? हाँ सर, आ गया। सात्विक भाई आ गया ना? चलिए देन सेकेंड वाला क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी अगर कहीं पे एक सॉल्यूशन में हम कुछ वॉल्यूम ऐड करेंगे ना, तो वॉल्यूम ऐड करने से कंसंट्रेशन का वैल्यू कम होता है। तो अगर कहीं पे ये बोल देना कि एक सॉल्यूशन था, इसका वॉल्यूम ये है, हमने इसमें इतना वॉल्यूम ऐड किया किसी भी दूसरे कंपोनेंट का, तो वॉल्यूम ऐड करने से डाइल्यूशन का कंसेप्ट लेके चलिएगा आप ऑल पेज, है ना। H2SO4 था, तो हमें क्या करना है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो कंसंट्रेशन हमें कहाँ से लेके चलना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से ही लेके चलना पड़ेगा। तो हमने M1V1 = M2V2, किसका कंसंट्रेशन कंसीडर करें, स्ट्रॉन्ग वाले का। ये 0.05 × 1500 था।
m हमें कैलकुलेट करना है, भले ही इसका कोई यूज है नहीं क्योंकि ये नेग्लिजिबल रहेगा, डिसोसिएशन हो नहीं पाएगा, बट ये वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम इसके कंसंट्रेशन को कम कर रहा होगा एसिड को, है ना। तो हमने m का वैल्यू क्या ले लिया यहाँ पे 1500 प्लस 500 दैट इज 15/400। अब एक H2SO4 का कंसंट्रेशन 2H प्लस मतलब 2C है ना। तो 2 इंटू 15/400 हमें इसके हेल्प से pH का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर बच्चे? ये लॉजिक क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग। बच्चे ये लॉजिक क्लियर है? एक बार कंफर्म करो। अरिजीत, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? सर नहीं है। चलिए then सर एक बार तीसरा रिपीट कर देंगे? हमने आपको जस्ट ये बताया कि अगर दो वॉल्यूम रहेगा ना तो हमें डाइल्यूशन कंडीशन यूज करना है ना, डाइल्यूशन, लॉ ऑफ डाइल्यूशन यूज करते हुए। अब स्ट्रॉन्ग और वीक है भाई, तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमें कहाँ से आएगा? स्ट्रॉन्ग वाले से ही आएगा, है ना। तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा? M1 इंटू V1 करेंगे अपन, इसके अकॉर्डिंग तो चलते। बट जब हम वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं ना, एक सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो वॉल्यूम इज एडिटिव क्वांटिटी, तो वॉल्यूम बढ़ने से ना कंसंट्रेशन का वैल्यू कम हो जाएगा। ये फंडा हमें लेके चलना है। क्लियर है बच्चे? हाँ सर। चलिए, अब ये लॉजिक का यूज करते हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। दो एसिड है, इनका Ka का वैल्यू गिवन है, हमें pH का वैल्यू निकालना है। दोनों वीक है। वीक के लिए मैंने अभी फॉर्मूला याद रखना सिखाया था आपको कि कैसे निकालते हैं, है ना। उस फंडे का यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है। बच्चे एक बार कंफर्म करिए, आ जाए आंसर देन। आंसर हाँ, रूट अंडर रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2। अच्छा 3 into 10 to the power minus 3। क्या यार? 3 into 10 to the power minus 3। pH का वैल्यू
हाँ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 3 into 10 to the power minus 3. ओके सर पीएच का वैल्यू 0.5229 कितना है पीएच का वैल्यू 2.52 2.52 ओके देखते हैं एंड A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 3.3 into 10 to the power minus 4 ओके और D माइनस का 2.6 into 10 to the power minus 3. यही है भाई सबका 2.52 करेक्ट है। अरिजीत ये आ गया था भाई हाँ सर ओके चलिए देन नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर मान लो कि कहीं पे दो हमें वीक एसिड का मिक्सचर गिवन रहे और इसके K1 K2 वैल्यू में अगर चेंज कर दे तो अगर K1 और K2 दोनों ही ग्रेटर देन 1 रहे ना तो इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट करेंगे और H प्लस का वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखोगे 2C लिख दोगे है ना। यहाँ से भी C आएगा जो भी इसका कंसंट्रेशन रहेगा, यहाँ से भी C आएगा जो इसका कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है। बट अगर एक का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे, दूसरे का वैल्यू वीक एसिड की तरह एक्ट करे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप कॉमन आयन इफेक्ट का फंडा जो अपन ने लास्ट पेज पे सीखा। और अगर दोनों ही वीक रहे ना तो उस केस में हमें क्या लगाना √K1C1 प्लस √K2C2 है ना, दोनों वीक वाला लॉजिक लगा देंगे। ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, एक बार कंफर्म करिए ये पॉइंट क्लियर है। सर C के रेस्पेक्टिव में तो X को नेगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ सी के रिस्पेक्ट में हम वही फंडा लेके चलेंगे ऑलवेज। अगर K/C का वैल्यू लेसन इक्वल्स टू 10⁻³ रहे C के रिस्पेक्ट में X को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं है ना। तो हम कैसे फंडा अप्लाई करते हैं कि दोनों अगर स्ट्रांग रहा तो ये 2C लगेगा, एक वीक और एक स्ट्रांग रहा दैट मींस H प्लस का कंसंट्रेशन हमें ऑलवेज कहां से लेके चलना है, यहाँ से लेके चलना है ना, ये स्ट्रांग वाले से। तो हम भले ही K2 के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे C प्लस X इंटू X अपॉन C माइनस X, बट जो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा वो ये वाला बहुत हायर वैल्यू है, ये वाला बहुत ही लोअर वैल्यू रहेगा। तो C प्लस X को हम C की तरह कंसिडर करते हुए चलेंगे। ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, एक बार कंफर्म करिए। तीसरा है कंडीशन, अगर दोनों ही वीक रहे ना तो आपने यहाँ से अगर X डिसोसिएट किया तो ये बना होगा X और X और यही HA माइनस यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये X माइनस वाई है तो ये भी X माइनस वाई लेके चलो है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम X के रिस्पेक्ट में Y को नेग्लिजिबल मानते हैं, Y के रिस्पेक्ट में अगर 3 आ जाए तो Z को नेग्लिजिबल मानेंगे और ये सब C के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो हमें एक फंडा ये लगाना पड़ता है कि K2 का वैल्यू जब आप निकालोगे, जैसे K2 कहाँ पे दिख रहा था, हमें ये दिख रहा था, तो K2 इज इक्वल्स टू C प्लस X की जगह हम क्या लिखेंगे C लिख देंगे, तो C इंटू X बाई C है तो जो X का वैल्यू रहेगा वही K2 को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम ये लॉजिक लगा लेते हैं कि जब भी कहीं फंडा आएगा कि फॉर पॉलीबेसिक एसिड K1 का वैल्यू मच ग्रेटर देन K2 रहता है, K2 is much greater than K3 और डिसोसिएशन में X का वैल्यू ग्रेटर देन Y और Y का वैल्यू ग्रेटर देन Z। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में नियर बाई हर साल पूछ लेता है ना। डायरेक्ट ये तीनों ना पूछेगा तो एक को ही पूछ लेगा। मैं आपसे ट्राई करवाऊंगा है ना, आपको ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करने हैं। क्या करना है आपको, 3 इक्वेशन लिखना है। इनिशियल एसिड हमारा क्या था H3PO4, इसके 3 इक्वेशन लिखिएगा और जो लॉजिक मैंने अभी सिखाया लास्ट पेज पे उस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करिएगा। आप मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा है, आपसे जनरली क्वेश्चन क्या पूछेंगे, या तो ये पूछेंगे या फिर ये पूछ लेंगे। अरिजीत एक बार इसको अच्छे से ट्राई करना, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। हाँ ज्विटर आयन के फॉर्म में एसिड पूछ लेता है भाई। तो ज्विटर आयन तो आसान था ना, जहाँ पे खुद में भी बॉन्डिंग हो जाए उसको ज्विटर आयन बोल देंगे अपन है ना। एसिड अपना एक H प्लस दे देता है, बेस ले लेगा। तो याद ज्विटर आयन याद नहीं रखना, आपको बस स्ट्रक्चर याद रखना, ज्विटर आयन आप खुद बना सकते हो, ठीक है।
इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होने से ड्यूटेरायन बनता था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो वो सिंपल लॉजिक है। चलिए ट्राई करिए इसको। ट्राई करिए। सर आ गया, बताए। बताइए। सर h प्लस का 10 टू पावर -2 कौन से बोला है? ओके, आंसर लिखा है यही आया ना जो लिखा हुआ है? हाँ सर यही है। ओके, सात्विक आंसर आ गया ना भाई? ओके ओके, कर लीजिए। देवार्गो तेरा आंसर आया? सर लास्ट कर रहा हूँ। ओके, कर लीजिए। आयुष्मान तेरा आया भाई? आ गया सर। आ गया। तो ये जो पहला वैरायटी था ना पीएच निकालने का, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब वीक पॉलीप्रोटिक में हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं ना, ये मेंस शायद 20 का क्वेश्चन है। एक बार इसको ट्राई करोगे सेम लॉजिक से, कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको एक बार ट्राई करिएगा। करिए ट्राई एक बार, बच्चे आंसर आ जाए तो बता दीजिएगा क्या है।
सर HS माइनस का कंसंट्रेशन आया उसके बाद क्या करें? उसके बाद एक बार फिर से ब्रेक कर दीजिए HS को, तभी तो S-2 में कन्वर्ट होगा ना। S-2 का भी आ गया। क्या आया? 3 into -20। 3 into 10 to the power -20 करेक्ट है। देखिए आप लोग का यही है ना भाई, 3 into 10 to the power -20 ये POQ का क्वेश्चन है। सात्विक आंसर आ गया था भाई या कहीं पे कंफ्यूज हो रहे थे? लास्ट स्टेप में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। नहीं होना, अब लॉजिक समझ में आना क्या करना है। जवाब को तेरा आंसर आया था? नहीं सर। देखो एक बार कहाँ पे दिक्कत आया था आपको। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं सर। तो सेकेंड पार्ट जो है ना वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं ना, तो हमें जस्ट ये वाला टेबल एक बार याद रखना है ना। अगर आप ये टेबल पता कर याद रहा ना तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखना समझिएगा इस लॉजिक को कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमें जस्ट 4 फंडे को यूज करना है। मैं ये नोट्स भेज दूंगा आपको कि 4 टाइप के सॉल्ट बन सकते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करेगा। तो एक डेफिनेशन हमें जस्ट ये देखना है कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हम तभी करवा पाएंगे, है ना, जब कोई भी आयन ना वीक इलेक्ट्रोलाइट से फर्निश्ड हो रहा हो, है ना। जैसे वीक एसिड रहे या वीक बेस, कोई भी सॉल्ट अगर वीक कंपोनेंट से बना हुआ होगा या जो भी कंपोनेंट सॉल्ट का वीक वाले पार्ट से आएगा हम उन्हीं का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, है ना। तो इस लॉजिक के हेल्प से हमें ये टेबल डायरेक्ट हम याद थोड़ा सा रिलेटेड रखते हैं। जैसे ये दोनों स्ट्रांग है, कोई भी पार्ट वीक नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होगा। डायरेक्ट पीएच विल बी ऑलवेज 7। हम एक स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को अगर ऐड करेंगे उस केस में जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच ऑलवेज क्या होता है, 7 होता है। अगर हम वीक एसिड और स्ट्रांग बेस को ऐड करते हैं तो वीक एसिड से जो भी आयन आएगा ना हम क्या बोलेंगे भाई, उसी का हाइड्रोलाइसिस होगा। अब अगर मान लो एसिड लेके चलते हैं अपन, तो एसिड H+ देने के बाद क्या बनाता है, एनाइन। वीक एसिड क्या देता है, एनाइन देता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा भाई, एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। अब जैसे एसिड के लिए अपन के डिफाइन करते थे ना, हाइड्रोलाइसिस में के एच डिफाइन करते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोलते हैं। और वीक एसिड के लिए क्या डिफाइन करोगे, के ए, है ना। तो के एच का वैल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू बाई के। जो वीक वाला पार्ट रहे ना उसको नीचे डिवाइड कर देना। एच का वैल्यू, जैसे हमने अल्फा का वैल्यू लिखा था √के/सी होता है, तो यहाँ पे भी एच का वैल्यू √KH/C के इक्वल हो जाएगा। एंड पीएच की बात करें तो वीक एसिड है, दैट मींस के वैल्यू हमें पता होगा, तो फॉर्मूले में पीके वैल्यू यूज करना है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मीनिंग ये हो गया कि पीएच ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब फाइनल नेचर ऑफ सॉल्ट इज बेसिक। सो हमें फॉर्मूले में ना दोनों प्लस वाला टर्म यूज करना, 7 + हाफ पीके प्लस का हाफ लॉग सी। अरिजीत ये क्लियर है बच्चे, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं है। नहीं। अब अगर मान लो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आया, तो वीक बेस क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं कहीं पे COH का होल ट्वाइस लिख देता हूँ, है ना। तो वीक बेस क्या देता है, कैटाइन, तो इसमें कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। वीक बेस के लिए क्या डिफाइन होता है, Kb, तो KW/Kb हम यूज कर लेंगे। H का वैल्यू सेम है ना। H+ में अब ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच का वैल्यू 7 से कम होना चाहिए। तो 7 के साथ दोनों माइनस वाले साइन रहेंगे, 7 - हाफ pKb माइनस का हाफ लॉग सी। कोई कंफ्यूजन बच्चे, कोई कंफ्यूजन? अगर दोनों ही वीक रहे ना तो कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों हाइड्रोलाइसिस होगा। अब जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें पता था वो डिनोमिनेटर में रखते थे, इसमें दोनों पता है तो हम दोनों रखेंगे, KW/K × Kb, है ना। H का वैल्यू √KH होता है, ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है ना। ये फंडा है, थोड़ा सा याद रखना आप कि अगर कहीं पे पूछ लेना कि किसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये वीक एसिड और वीक बेस का रहेगा। अब फॉर्मूले में क्या है कि के और के भी दोनों यूज करना, तो एसिड वाले को पॉजिटिव लेके चलते हैं, बेस वाले को नेगेटिव लेके चलते हैं।
तो हमें इस टेबल की हेल्प से ना ये पूरे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत आसान सा रहता है, जस्ट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट मेन कंफ्यूजन कब आएगा कि सॉल्ट और बफर के क्वेश्चन आपको एक जैसे ही दिखेंगे कि कब हमें सॉल्ट लगाना है, कब बफर लगाना है, ये सबसे मेन पार्ट है। ध्यान से सुनना, अगर दोनों रिएजेंट जो आप रिएक्ट कर रहे होंगे किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में, वो दोनों अगर लिमिटिंग रिएजेंट रहे ना, देन उस केस में ऑलवेज हम क्वेश्चन किसके हेल्प से सॉल्व करेंगे? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से। If both reagent will act as a limiting reagent, then those question will be solved by the concept of salt hydrolysis means table. बट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक रिएजेंट स्ट्रॉन्ग रहे और दूसरा वीक रहे, और स्ट्रॉन्ग वाला ही लिमिटिंग रिएजेंट रहे, वीक वाला लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा, देन वो क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा? बफर से सॉल्व होगा। ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि आपको जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नहीं लिखा मिलेगा ये सॉल्ट है या बफर है ना। हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये फंडा यूज करेंगे। इफ all the reagents will act as a limiting reagent, then those question can be solved by salt hydrolysis. But if a strong reagent will act like a limiting reagent, then question can be solved by the buffer. Clear है बच्चे? सर मतलब बफर में एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा। हाँ, एक इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज स्ट्रांग रहेगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना। सॉल्ट में कुछ भी दे सकता है, क्योंकि सॉल्ट सबका पॉसिबल था, है ना भाई। क्लियर? अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग रहे, वीक वाला नहीं रहेगा लिमिटिंग, देन उसको हम हाँ बहुत सारे, हर एक क्वेश्चन ही एग्जांपल है भाई, अभी आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर कहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं रहे ना, तो हमें क्या यूज करना है? मोलरिटी इक्वेशन M1V1 इक्वल्स टू M टाइम ऑफ V1 प्लस V2। अरिजीत, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है बच्चे? सर नहीं है। नहीं। अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी ये लॉजिक समझ में आएगा। अब कैसे देखना भाई, जैसे क्वेश्चन में ये बोल दे, अगर डायरेक्ट बोल दे कि 0.01 मोलर एक्वस CH3CNO सॉल्यूशन था, इसके लिए Ka का वैल्यू ये गिवन है, देन हमें बताना है KH का वैल्यू क्या होगा, H का वैल्यू क्या होगा, pH का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो सिर्फ एक ही अगर सॉल्ट बना के दे तो ये हमेशा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से ही सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक सॉल्ट बना के दे दिया आपको, है ना, और कोई डेटा है ही नहीं, और ये हमें पता चल गया कि ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट वाले क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से सॉल्व कर लेंगे। कैसे? या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर नॉर्मल कंसेप्ट से चलिए। मैं ये नॉर्मल कंसेप्ट लिखा हूँ डिसोसिएशन वाला, अब फॉर्मूला लगा के बता देता हूँ। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड के लिए Ka का वैल्यू गिवन रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है? pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों ऐड होंगे। 7 प्लस सब में प्लस होगा, हाफ pKa प्लस का हाफ log C, है ना। ये डायरेक्ट लगाए, आंसर आ गया। 7 प्लस pKa वैल्यू 10 टू द पावर Ka वैल्यू 10 टू द पावर -5 था, तो ये 5/2 हो जाएगा, और log C ये हो जाएगा 1/2 log 10 टू द पावर -2, है ना। ये -2/2 दैट इज -1 आया, तो 9.5 - 1 8.5 आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर लिया। कोई कंफ्यूजन बच्चे? नहीं है ना। अगर हमें फॉर्मूला वो टेबल से चलेंगे, हर बार वही क्वेश्चन में आंसर आएंगे आपको बहुत आसान से, है ना। अब अगर मान लो कि जो फंडा मैंने सिखाया ना कि कब लिमिटिंग रिएजेंट का लॉजिक यूज करते हैं बफर या सॉल्ट का, वो हमें यहाँ से समझ में आएगा। देखना सब तक ध्यान से सुनना इसको। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपने एक बेस ऐड किया है, वीक बेस Kb का वैल्यू गिवन है, और एक एसिड ऐड किया है ना, HCl 200 मोलर 0.1 मोलर गिवन है। अब एसिड बेस को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तभी सॉल्ट बनेगा। एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तभी किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हमने NH4OH और HCl ले लिया, इसका डेटा गिवन है 200 × 0.1, इसका डेटा गिवन है 200 × 0.1। दोनों के मिलीमोल्स क्या है? 20। अगर मोल्स सेम है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, मतलब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया? दोनों लिमिटिंग रिएजेंट। दैट मींस दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय द फार्मूला ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सात्विक समझ में आया भाई? सात्विक, अब हमें जैसे ये पता चल गया ना कि ये भाई सॉल्ट मिला है हमें, किसका सॉल्ट है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, मतलब pH लेस देन 7 होगा, है ना। दोनों क्या लगेगा? माइनस माइनस, दोनों क्या लगेगा? माइनस माइनस। तो 7 माइनस का हाफ pKb, क्वेश्चन में pKb गिवन रहेगा, उससे pKb निकालेंगे। अब हमें कंसंट्रेशन पे फोकस करना है। हमने ये जो वैल्यू निकाला ये मोल निकाला था। क्या निकाला था? मोल। और कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा? दोनों कंपोनेंट का वॉल्यूम यूज करेंगे, है ना। तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये मोल यहाँ पे भी आएगा। कंसंट्रेशन 400 था, सॉरी वॉल्यूम 400 था, तो 20/400 दैट इज 1/20। इस 1/20 को यहाँ पे यूज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
कोई कंफ्यूजन बच्चे? कोई कंफ्यूजन? सर नहीं है। अब यही लॉजिक लगाते हुए आप ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिए, एप्लीकेशन का थोड़ा सा फंडा पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ट्राई करिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर pH 9 आ रहा है। pH 9 आ रहा है। आ गया ना? जवान को तेरा आंसर आ गया ना भाई? जवान को आंसर आ गया, एक बार कंफर्म कर। सर मेरा 10 आ गया, कुछ गलत कर दिया लगता है। फिर से एक बार ट्राई करिए, 10 को 9 में कन्वर्ट करिए। क्लियर? सर हाफ इंटू पीके प्लस लॉग से था ना। हम्म। ये क्या बना है दोनों? एक वीक एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, तो 7 से ज्यादा होगा ना pH। हाँ 7 सर। प्लस हाफ pK A प्लस का हाफ लॉग C। आ गया भाई? बोल एक बार हाँ या ना। हाँ सर। नेक्स्ट है pH ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का pH हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, है ना। तो जो भी सॉल्ट गिवन रहेगा ना, अब एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड की तरह भी एक्ट करे और बेस की तरह भी एक्ट करे। लॉजिक सीखना है ध्यान से। तो जो वीक कंपोनेंट है वही वही हाइड्रोलाइज होता है, तो HCO3 वीक कंपोनेंट है। अब ये HCO3 आया कहां से? ये एक बार H प्लस एक्सेप्ट करेगा, है ना, और एक बार ये H प्लस डोनेट करेगा। तो जब ये H प्लस डोनेट कर रहा होगा ना, देन ये क्या बनाएगा भाई, CO3-2। और इसका पेरेंट एसिड क्या था, H2CO3 था। तो H2CO3 से CO2 बनने में इसने 2 H को रिलीज किया हुआ है ना। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, Ka2 वैल्यू लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे भाई, Ka2 लेके चलेंगे। और जब इसने H प्लस एक बार एक्सेप्ट किया ना, तो जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, बेस बोलते हैं। तो ये Kb1 होगा। क्या होगा भाई, Kb1, है ना। अब हमें Kb1 को ना एसिड के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि K का डेटा गिवन रहेगा, ये K1 को भी रिप्रेजेंट करेगा। ये पहला H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ये K1 है। तो ऑलवेज जो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा, है ना, वो इन्हीं दोनों वैल्यू का यूज करते हुए हम लिखेंगे कि pH इक्वल्स टू, या तो डायरेक्ट हम pH का फॉर्मूला लिख लेंगे या फिर H प्लस का कंसंट्रेशन लिख लेंगे। तो pH का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2। यहाँ पे जो K वैल्यू यूज हो रहा है ना, K1 यूज हुआ और K2 यूज हो गया। फॉर्मूला विल बी हाफ pK1 प्लस हाफ pK2। कोई कंफ्यूजन है बच्चे? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है क्या? अरिजीत?
नहीं। सात्विक ये कंफ्यूजन है? जवाहर को तेरा कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं। अब मान लें कि जैसे NaSCO3 मैंने बता दिया आपको, अगर कहीं पे क्वेश्चन में Na2HPO4 पूछ ले तो आपको हमेशा इसी वीक कंपोनेंट पे फोकस करना है। ये एक बार H देगा, एक बार H लेगा, तो जब ये H दे रहा होगा तो Ka3 वैल्यू है, और जब लेगा तो ये सेकेंड H ले रहा है, मतलब Ka2 है। डब्बे में क्या लिखेंगे? Ka2 प्लस Ka3। सारे डेटा क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, जस्ट हमें इस एसिड के कॉन्जुगेट पार्ट को देख के ये फंडा अप्लाई करना कि K1 होगा या Ka2 होगा, है ना। अगर मान लें H2PO4 आ गया तो ये अगर एक H डोनेट करेगा देन ये Ka2 डोनेट कर रहा है, और जब एक्सेप्ट करेगा तो H3PO4 बनाएगा, डेट इज K1 है, यहाँ पे Ka2 प्लस K1 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बच्चे? अगर कहीं पे Na3PO4 हाँ एक्सेप्ट करके जो बना रहे हैं हम उसको देखना है। जैसे ये इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, क्या बनाया? H3PO4, है ना। तो ये क्या है? K1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना, ये एक्चुअल एसिड था। क्लियर है बच्चे? तो हमें पेरेंट एसिड के रिस्पेक्ट में बात करनी है। दिया तो सेकेंड, ये डायाबेसिक एसिड था, ये सेकेंड H दे रहा होगा तो Ka2। एक्सेप्ट किया, क्या बनाएगा? H2CO3, तो पेरेंट चेन की तरफ कन्वर्ट हो गया तो Ka1 यूज कर लिया। कोई कंफ्यूजन? सात्विक कोई कंफ्यूजन है? अब इसका एप्लीकेशन कैसे समझ में आएगा? जब ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोलर NaH2PO4 और डेटा गिवन है। तो H2PO4 ने एक दिया होगा, एक लिया होगा, है ना। जब ये एक एक्सेप्ट किया होगा दैट मींस K1 है, और जब ये देगा तो Ka2 हो जाएगा। तो K1 और K2 ढूंढेंगे क्वेश्चन में। दिख गया मेरे को, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ Pk1 प्लस Pk2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है। क्लियर बच्चे? क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? अरिजीत एक बार कंफर्म कर। हेलो? नहीं। चलिए देन यही फंडा हम मल्टीवैलेंट कैटायन के लिए भी यूज करेंगे। अब आफ्टर दैट हम मूव करते हैं थर्ड टाइप पे, दैट इज बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन जो होता है ना, बफर सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच चेंज को रेजिस्ट करता हो जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब मार्केट में जो बफर है ना, वो दो वैरायटी का, एक सिंपल बफर या सॉल्ट बफर बोलते हैं, दूसरा मिक्स्ड बफर है। तो सिंपल या सॉल्ट बफर जो होता है वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का लास्ट टाइप था, कि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसको हम कहाँ कंसीडर करते हैं? सिंपल बफर और सॉल्ट बफर में। बट जो मिक्स्ड बफर है ना, मिक्स्ड बफर का मतलब ये होगा कि इसको दो वैरायटी में डिवाइड कर देते हैं, एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर में, है ना। तो मिक्स्ड बफर ऑलवेज कैसे बनता है? जैसे मान लो मैं एसिडिक बफर से डिफाइन करना स्टार्ट करता हूं, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसको बोलेंगे अपन क्या? एसिडिक बफर, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड द कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ दैट वीक एसिड, है ना। इन दोनों में से कोई भी और लगा देते हैं। दोनों डेफिनेशन में से किसी एक डेफिनेशन को क्या कंसीडर करेंगे अपन? एसिडिक बफर की तरह कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो कि कहीं पे एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? एसीटेट आयन। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट का जो मिक्सचर होगा ना, इस मिक्सचर को ही हम क्या बोलेंगे? एसिडिक बफर की तरह ट्रीट करते हैं। फॉर्मिक एसिड आया, सोडियम फॉर्मेट, तो ये है वीक एसिड, ये है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, तो ये एसिडिक बफर हो जाएगा। अब ये पीएच में चेंज क्यों शो नहीं करता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बफर मैकेनिज्म की बात करते हैं। सपोज अगर मान लो कि हमारे पास एसिटिक एसिड था और सोडियम एसीटेट था। ये एसिड है, इसका नेचर क्या होगा? बेसिक। जब हम इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करेंगे तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। तो एसिड एसिड पे इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये बेस के साथ इंट्रैक्ट करेगा। अब ये जो बेसिक पार्ट था ना, इसमें एनाइन दिख रहा होगा अपने को, तो इस एनाइन ने H प्लस को एक्सेप्ट किया होगा, क्या बनाया? वीक एसिड। अगर हम इसमें OH माइनस ऐड करेंगे, है ना, तो OH माइनस ऐड करने से, OH माइनस का मतलब बेस है, बेस अब किससे अटैच होगा? एसिड से। ये फिर से क्या बना रहा है? एसीटेट आयन।
ये वाटर से H+ एक्सेप्ट करके फिर से क्या बना देगा, वीक एसिड बना देगा। और वीक एसिड का डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता है ना, वीक एसिड का डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता है, सो हमें पीएच में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये लॉजिक क्लियर है बच्चे? ये लॉजिक क्लियर है? तो वीक एसिड और वीक बेस दोनों का ही डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होगा तो। हाँ, बेसिक बफर में हम वीक बेस बनाएंगे, उसका भी डिसोसिएशन नेग्लिजिबल कर देंगे, है ना। हम अभी एसिडिक बफर का मैकेनिज्म सीख रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? ओके। अब देखिएगा थर्ड पार्ट जो आता है ना, बिल्कुल कॉमन है, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। तो पीएच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट पार्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, है ना। या कॉन्जुगेट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट, तो पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड कर देंगे। इस इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन हेसल-बाल्च इक्वेशन। और हेंडरसन हेसल-बाल्च इक्वेशन ना एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही एप्लीकेबल होता है, जब इस सॉल्ट बाय एसिड या कॉन्जुगेट बेस पे एसिड का कंसंट्रेशन 1/10 to 10 के मिड में रहे ना, तभी हम ये फंडा यूज करते हैं। तो जिस समय आप कंसंट्रेशन ये लेके चलोगे हाइयर वाला, उसमें जो डेटा निकलेगा उसको बोलेंगे पीएच मैक्सिमम, है ना। तो जब हम इसका वैल्यू 10 रखेंगे तो ये पीके +1 आ गया, जब हम इसका वैल्यू मिनिमम रखेंगे तो ये पीके -1 आ गया। दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा, इसी को बोल देते हैं बफर रेंज, है ना। तो बफर रेंज का वैल्यू ना पीके +-1 के इक्वल होता है। एसिड रहे तो के बोल देना, बेस रहे तो पीके भी बोल देंगे। ये लॉजिक क्लियर है बच्चे सबको? बच्चे ये लॉजिक क्लियर है? अब हम बफर जो बोलते हैं ना, वो प्री डिटरमाइंड कंडीशन में ही डिफाइन कर पाते हैं। अगर इससे बढ़ा दो या इससे घटा दो, देन हम स्मॉल अमाउंट में भी एसिड ऐड करेंगे तो पीएच में चेंज हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चे? ये क्लियर है बच्चे? ओके। अब बेस्ट एसिडिक बफर के लिए अगर बात करें ना, तो बेस्ट एसिडिक बफर के लिए ये कंसंट्रेशन 1 के इक्वल हो जाए तो पीएच का वैल्यू पीके के इक्वल हो जाना चाहिए। सेम फंडा हम बेसिक बफर के लिए डिफाइन करते हैं कि इसमें बफर मैकेनिज्म में वीक बेस बनेगा, वीक बेस का डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता है, इसलिए पीएच में चेंज नहीं दिखने वाला। यहाँ पे भी हेंडरसन हेसल-बाल्च इक्वेशन यूज करेंगे, के की जगह क्या हो जाएगा, के बी, एसिड की जगह नीचे क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, ऊपर सॉल्ट रहेगा या फिर यहाँ कॉन्जुगेट एसिड लिख लेंगे। कोई कंफ्यूजन बच्चे? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? देन हेंडरसन इक्वेशन, यहाँ पे भी सेम फंडा, पीएच मिनिमम क्या हो, पीओएच मिनिमम क्या होगा, बिल्कुल सेम है ना। अब मेन फंडा आता है यहाँ पे कि अगर पॉलीबेसिक एसिड रहे ना भाई, देन हम बफर कैसे लगाते हैं। लॉजिक ध्यान से सुनना, ये है वीक एसिड और ये है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ठीक है। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना पॉलीबेसिक एसिड में, जैसे जैसे आप H+ का वैल्यू निकालते जाओगे, के का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है, KH का वैल्यू डिक्रीज होता है ना। तो KH का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो हम ऑलवेज कैलकुलेशन में ना जो भी के का वैल्यू हाइयर रहेगा हम वो वैल्यू यूज करते हैं। तो अगर मान लो मैं H2CO3 और NaSCO3 दिख रहा है अपने को, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या होगा, ये कॉन्जुगेट पार्ट है HCO3 और एसिड का पार्ट क्या दिख रहा है, H2CO3, तो हम ये यूज करते हैं। पीके का वैल्यू क्या होगा, पीके 1 हो जाएगा, पीके 1, क्योंकि इसका वैल्यू हाइयर था। बट क्वेश्चन में ही दे दे कि NaHCO3 और Na2CO3 था, मतलब ये अभी एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो इसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या था, कार्बोनेट आयन, है ना। और इस केस में HCO3 ने कौन सा H दिया होगा, अपना सेकेंड H दिया होगा, तो यहाँ पे PK2 का टर्म यूज करेंगे। ये लॉजिक क्लियर है? बोलिए क्लास में। तो यहाँ पे फंडा क्या लग जाएगा, pKa2 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। कोई कंफ्यूजन है बच्चे यहाँ पे? हेलो अरिजीत, ये समझ में आया भाई? हेलो, हाँ सर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? सात्विक, ये समझ में आया भाई? जवाहर भाई, यहाँ कुछ कंफ्यूजन है?
नहीं सर। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अभी तक जो भी लॉजिक सिखाया ना वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। या हमने जो एक लॉजिक बताया था ना कि जब अगर मिक्सिंग ऐड करेंगे अपन तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है उसी स्ट्रॉन्ग पार्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट, वो यहाँ पे यूज करना है। और ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करिए एक बार। बच्चे एक बार कंफर्म करिए, ट्राई, आंसर आ जाए तो कंफर्म करना आप लोग। मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिए। मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। सर आंसर आ गया। ओके, गया सर। आ गया ना आंसर। सेकेंड वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करिएगा। आंसर सर 3.52। कितना है भाई? 3.52। ना, गलत कर दिए, फिर से एक बार ट्राई करिए। अजीत, आंसर सात्विक, तेरा आंसर आया भाई। अरिजीत, सॉल्व कर रहे हो? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ सर। ओके, करिए एक बार सॉल्व।
सर 4.6 4.6 नहीं भाई स्वप्नम, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। सर 4 आएगा। 4 करेक्ट है, 4 करेक्ट है।4 आ गया आंसर सबका। बच्चे एक बार कंफर्म करिएगा 4 आ गया ना? नहीं सर। नहीं आया? ओके। अब कहाँ पे मिस्टेक किए समझना है। अब देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन था, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड, इसका के वैल्यू गिवन है, और 50 ml ऑफ 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका गिवन था। तो जो स्ट्रांग होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये बफर का क्वेश्चन हो गया। ये पूरा कंज्यूम हो गया होगा, है ना? अब इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल यूज हो रहा है, तो 5 के लिए कितने कंज्यूम होंगे? 10 कंज्यूम होंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा? 10 बचा होगा, है ना? और जो लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट होता है वही क्या बना होगा? प्रोडक्ट का अमाउंट। तो ये 5 मोल था, तो प्रोडक्ट बना भी कितना? 5 मोल बना होगा। अब एक लॉजिक सीखना है कि हमने जो यहाँ पे एसिड लिया ना, वो 2 मोल एसिड लिया है, और जो कॉन्जुगेट पार्ट है ना वो इसी एसिड से बन रहा होगा। तो हमने प्रोडक्ट क्या बनाया है? कैल्शियम फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट को डिसोसिएट करने से हमें 2 मोल ऑफ फॉर्मेट मिलेगा, है ना? 2 मोल ऑफ फॉर्मेट मिलेगा। तो हमें जो यहाँ पे फंडा यूज करना है ना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन, वो 1 के लिए 2 यूज करना है, तो 5 के लिए कितने हो जाएंगे? ये 5 था, 5 से 5 इंटू 2 10 मिला होगा। जिन्होंने गलत किया ना वो यहीं पे मिस्टेक किए होंगे। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, 10/10 log 10 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब तक ये समझ में आया भाई? आंसर आ गया था ना? ओके, स्वप्नव ये समझ में आया भाई? सर ओके, देवार को कुछ कंफ्यूजन? तेरा आंसर आ गया था ना? सर मेरा पहले नहीं आया था। अरिजीत तेरा आंसर आ गया था ना भाई? हाँ सर मेरा आ गया था। इसी लॉजिक के बेसिस पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए, है ना? ये वाला क्वेश्चन, ये अगर कर लोगे तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो जेईई मेंस में हर साल जनरली रिपीट होते रहते हैं। ट्राई करिए। तो एक पार्ट सॉल्युबिलिटी बचेगा, वो मेरा मेन टॉपिक है ना? वो भी मैं करवा ही दे रहा हूँ। सर POH 5.6। क्या है? POH 5.6 मतलब pH 8.4 करेक्ट है आपका। हेलो, बाकी बच्चे आपका भी आंसर आ गया? हाँ सर, हाँ सर एसिड वो PH वाला 8.4। हाँ हाँ सही है सर। बाकी बच्चे आपके आंसर आ गया ना? एक बार कंफर्म करिए।
सात्विक आंसर आ गया ना, एक बार कंफर्म कर। सात्विक, स्वर्णम तेरा आंसर आया? चल रहा है सर। ओके ओके, कर लो एक बार। दोबारा को आंसर आ गया? चेक कर रहा हूँ। कर ले भाई एक बार। आगे से ओके, दोबारा को आंसर। आ गया सर। आ गया। ये 8.4 आया होगा। यहाँ पे भी हम वही फंडा अप्लाई कर रहे हैं कि जो सॉल्ट बना होगा ना, इसमें 2 मोल थे इसके, है ना, वीक वाले पार्ट के, तो इनको 2 करना पड़ेगा। अगर 2 नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो बफर मैकेनिज्म वाले फंडे पे बेस्ड है ना। तो मैं चाहूंगा कि आपका ना इसका ये दोनों में से बी या सी में से कोई एक पार्ट आप ट्राई करिए, या दोनों ही ट्राई करिएगा। ये सबसे लास्ट वैरायटी ऑफ बफर का क्वेश्चन है ना। इसके बाद एक वैरायटी और आएगा, एंड आफ्टर दैट हम सॉल्युबिलिटी पे मूव कर जाएंगे। तो ये लास्ट वैरायटी है क्वेश्चन ऑफ बफर का, एक बार ट्राई कर लीजिएगा आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप मेन जो वेटेज है ना, हमें अगर आयनिक इक्विलिब्रियम अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो सॉल्युबिलिटी और बफर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। आपके पेपर में इन्हीं दोनों कंसेप्ट के क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस रहेंगे आने के। अगर इनसे नहीं आता तो इंडिकेटर के ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो 4 ही ग्राफ है ना। और फिर एक बेसिक वाला जो फंडा है ना, वहां से भी क्वेश्चन आता है। ईच एंड एवरी शिफ्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस रहे, है ना, रहते ही रहते हैं हमेशा। ट्राई करिए बच्चे। तो पहला वाला pH 5 ही आ रहा है। pH 5 ही आ रहा है, बाकी दोनों में मेन मेहनत करना है अपने को। तो 5 minus log 3 5 minus log 3, एक में 5 minus log 3 आया होगा, दूसरे में 5 plus log 3। एक बार कर लीजिए, देख लीजिए, दूसरे में 5 plus log 3 आ रहा है, 5 plus log 3, है ना। अब इसी के बेसिस पे ना हमें एक और फंडा हमें सीखना पड़ता है, ये है बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स बोलते हैं, है ना। तो कभी कभार सर बफर, पिछले वाले का आंसर ये देखिएगा क्या लॉजिक, जो बफर कैपेसिटी हमने सीखा था ना, HCl ऐड करोगे तो HCl क्या होता है, एसिड। एसिड किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, बेस के साथ। तो ये बेस के कुछ पार्ट को न्यूट्रलाइज किया, जो 0.2 है ना, वो यहाँ पे अब 0.2 नहीं बचा होगा,
है ना। हमने क्या बोला कि एसिड जो 0.2 था वो 0.3 हो गया होगा बढ़ के, और ये जो है ना ये थोड़ा सा 0.2 से 0.1 बचा होगा, 0.1 इसने कंज्यूम कर लिया होगा। क्लियर है भाई? हाँ सर। दोबारा दो। यही लॉजिक जब हम इसमें बेस ऐड करोगे तो बेस किससे अटैक करता रिएक्ट करता है? एसिड के साथ। तो एसिड 0.2 ना बच के 0.1 बचा होगा, और सॉल्ट जो है ना वो 0.2 से बढ़ के 0.3 हो गया होगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलिए, तो बफर कैपेसिटी में ना हमें जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है कि ds बाई dph, ये बफर कैपेसिटी इसी को डिनोट करते हैं ds बाई dph से, है ना। ये किसके इक्वल होगा? 2.303 s इंटू ए। s क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट। a है अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड, डिवाइडेड बाई a प्लस s के इक्वल होता है। तो ये एक सिंपल सा फंडा हम लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग टू हम ये आंसर निकाल लेते हैं डायरेक्टली, है ना। अब सबसे लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं इस चैप्टर में, है ना। या सेकेंड लास्ट पार्ट हम बोल सकते हैं कि इंडिकेटर वाला भी फंडा है, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आर डिफाइंड फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम फंडा ये लेके चलते हैं ऑलवेज कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसोसिएट हो जाते हैं बट डिजॉल्व नहीं होते। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर 100% डिसोसिएटेड, आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे बट ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो हमें ऑलवेज अल्फा का वैल्यू 1 कंसीडर करना है। अब सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है? वही सेम फंडा की एक फिक्स टेम्परेचर पे जितना अमाउंट में ऑफ सॉल्यूट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा उसी को बोलते हैं अपन सॉल्युबिलिटी। यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, है ना। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर बात करें ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो रहता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर ए भी एक सॉलिड है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड था, हमने इसको वाटर में डिसोसिएट करवाया है तो ए प्लस और बी माइनस में डिसोसिएट हो गया। इसका सॉल्युबिलिटी एस था, इसका भी सॉल्युबिलिटी एस है, तो केएसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एस इंटू एस दैट इज एस स्क्वायर हो गया, है ना। तो केएसपी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एस को क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोल देंगे। अब अगर मान लीजिए कहीं पे ए और बी 1:1 में ना रहे, एक्स और वाई के टर्म्स में रहेगा, तो हमें क्या करना है? इसको डिसोसिएट करना है। कैसे डिसोसिएट होगा? एक्स ए प्लस में और वाई बी माइनस में। तो जो भी कॉफिशिएंट है ना, उस कॉफिशिएंट टू द पावर कॉफिशिएंट, है ना, इनटू एस टू द पावर द समेशन ऑफ कॉफिशिएंट लगाना है। ये सबसे बेसिक फंडा है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे AgCl है, तो आप पहले इसको आयन में डिसोसिएट कर लीजिएगा, Ag प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हुआ। एक केटाइन एक एनाइन है, तो 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 1, इसके लिए s टू द पावर 1 प्लस 1। बेरियम क्लोराइड, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 2, तो 1 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, s टू द पावर 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 3, तो 1 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 3, s टू द पावर 3 प्लस 1। तो कॉफिशिएंट टू द पावर कॉफिशिएंट ये यूज करते हैं अपन, एक बार कैटाइन का कॉफिशिएंट टू द पावर कॉफिशिएंट, एक बार एनाइन का कॉफिशिएंट टू द पावर कॉफिशिएंट, और s टू द पावर समेशन ऑफ कॉफिशिएंट का यूज करते हैं एंड इसका कंफ्यूजन है बच्चे यहाँ पे इस पॉइंट में? किसी का कोई कंफ्यूजन? तो लास्ट वाला बता देंगे हाँ लास्ट वाला बताएंगे। अब ये कैटाइन में कैसे ब्रेक होगा? 3Li प्लस लिख ही दे रहा हूँ। अब इतना लार्जर देखा तो फिर कंफ्यूज हो गया ना। 3Li प्लस 3Na प्लस कितने कैटाइन है? 6 प्लस आया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? उतने माइनस आ जाएंगे ना। ये है 2AlF6, अब ये प्लस का 6 था तो इस पे -3 आ जाएगा। क्लियर है? कैसे क्लियर है? अब बोले AlF6 को सोच के तोड़ना पड़ेगा। नहीं क्यों तोड़ोगे? ये एनाइन है ना, एक ही है ना, एल्युमिनियम प्लस 3 में रहता है ना, तो Lf6 माइनस 3 में एल्युमिनियम का चार्ज प्लस का 3 है। हाँ सर समझ गए, समझ गए। अब ये क्वेश्चन पूछा गया मेंस 24 में, करिए ट्राई इसको, आंसर आ रहा है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन मेंस 25 में भी बहुत सारे पूछे गए हैं, है ना। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है, ट्राई कर लीजिए एक बार। आंसर सात्विक, ये लॉजिक आसान है, बहुत आसान है, ये किए भी होंगे आप, मैं जस्ट एक बार प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऑप्शन भी आंसर ऑप्शन बी है। दिमाग को आ गया ना आंसर?
तो अर्नब तेरा आंसर आया, ये यार यही बी ही आ रहा है ना? हाँ सर। चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा मेंस 21 का। सर 108 ही आ रहा है। 108 आ रहा है। 3 to the power 3 2 to the power 2। नेक्स्ट करिए ट्राई। मेंस 24 वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिएगा। उसमें दिखाइए एक बार। लास्ट वाला एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, देख ले भाई। मोलर मास क्यों आया? क्या मोलर मास? अरे कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या था? मोल पर यूनिट वॉल्यूम ना, यहाँ पे वेट गिवन है तो इसलिए हम मोल पर यूनिट वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, है ना। मास बाय मोलर मास करना पड़ेगा मोल के लिए। क्लियर है? हाँ सर। यूनिट क्या होता है सॉल्युबिलिटी का? मोल पर लीटर, बट यहाँ पे यूनिट दिया है ग्राम पर लीटर, है ना, तो ग्राम पर लीटर के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? क्लियर है? हाँ सर। यूनिट पे गलत मत करके आ जाना। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर रुकिए थोड़ा। So 10 to the power 7 10 to the power 7 W by M to the power 5। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हाँ आगे सर। बच्चे सबका ही आंसर है ना? सर मेरा ही नहीं आया। आपका नहीं है? आप फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं, इसमें भी मोलर मास के टर्म्स में निकालने। हेलो, हाँ सर। इसमें भी मोलर मास के टर्म्स में निकालना है डेटा। सर ऊपर वाला क्वेश्चन करना है क्या? ऊपर वाले करने हैं देखो, ऊपर में कर लीजिए हो गया।
तो क्यूब रूट अंडर 25 into 10 to the power minus 4 आ रहा है। क्यूब रूट मतलब वही आ जाएगा ना, सही है। हाँ सर वही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ओके, हमारे को तेरा आंसर आया। सर 10⁻7 कैसे आ रहा? अप्रोक्सीमेटली बोला है ना भाई, समथिंग इंटू 10⁻7 आ रहा है तेरा क्या आंसर? हेलो, देखना सर, रुकिए सर। देखिए नहीं आया सर। नहीं आया, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताइए आप लोग। Ca+2 होता है, PO4 - 3 होता है ना। क्या बनेगा? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये किए थे आप लोग। इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या आएगा? 3Ca+2 एंड 2PO4 - 3 में। अब क्या बोला है? सॉलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन वाटर इज W ग्राम पर ml, है ना। W ग्राम पर 100 ml ऑफ इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एट 25 डिग्री C अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो हमें अगर KSP का डेटा लिखना है तो KSP क्या होता है ना, 3⁻3 2⁻2 S⁻5 बोल सकते हैं भाई। अब ये करोगे तो ये 108 है ना। और यहाँ पे क्या बोला है? S को हमें लिखना है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट के केस में, है ना। यही करेंगे ना भाई। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास, वेट को हम W एज्यूम कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ये होगा, है ना। ये मोल है और मोल बाई 10 टू वॉल्यूम इन लीटर लेके चलना है ना। तो वॉल्यूम कितना गिवन था? 100, है ना। क्लियर है बच्चे ये? हाँ सर। तो 100 को हमें 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये आ जाएगा 100, ऊपर आ गया होगा 1000, ठीक है। लीटर के में कन्वर्ट करने के लिए 2⁵ है। अब यहाँ से 2 0 कैंसल आउट हो गया। ये 10⁵ है, 108 को 10⁻2 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट में। तो आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली 10⁻7 इंटू W/m⁵। क्लियर है बच्चे? तो यहीं पे दिक्कत हो रहा था, वहां पे दिक्कत आ रहा था। वो 1000/100। तो ये तो फिर यूनिट है ना भाई, पर लीटर के हिसाब से करेंगे ना। हाँ सर। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए ना आपसे, तो आप क्या करना कि इसका ना अभी हम डिसोसिएट करेंगे। अब इसको हम एफ के टर्म्स में डिनोट करेंगे, एस और 2s है ना। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड गिवन है 2 × 10⁻⁻12। तो इसका KSP का डेटा हमें दिया हुआ है, KSP = 4s³ है, तो s का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब ये 2h था तो 2 × 10⁻⁻4 लिखेंगे इसको, है ना। s का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻4, तो 2s का वैल्यू 2 × 10⁻⁻4, और इसके हेल्प से हम pH निकाल लेंगे, 14 से माइनस करेंगे, pH निकल जाएगा। क्लियर है बच्चे? कोई कंफ्यूजन? हेलो, एक बार कंफर्म करिएगा। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक बार ट्राई कर लीजिए तो, है ना। साथियों के यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है भाई?
इसको एक बार ट्राई करिए। क्या 100 से 100 ml आ रहा है। यूनिट में थोड़ा मिस्टेक किए, देखिए एक बार। यूनिट में तो मिस्टेक नहीं की, एक बार कंफर्म करिए, देखिए। हाँ, 100 लीटर आ रहा है। 100 लीटर आ रहा है। बाकी बच्चे भी एक बार आंसर बताइए, आपके आए या नहीं आए। तो 100 लीटर आ रहा है। 100 लीटर आ रहा है। कोई कंफ्यूजन बच्चे। क्लियर है बच्चे। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म करो। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। सही, इस चैप्टर में इंडिकेटर बाकी रहेगा।